नमस्कार मित्रों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक समाजशास्त्र का से संदर्भित है और समाजशास्त्र में 2024 के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का सलूशन हम लोग कर रहे हैं और समाजशास्त्र का आज यह अंतिम लेक्चर होगा। और इस लेक्चर के साथ ये भी आपको बता दें कि अगला हमारा जो लेक्चर होगा 2024 से संदर्भित वह नागरिक शास्त्र कक्षा 12। लेकिन आज हम लोगों का जो है वह इस टॉपिक का 9वां लेक्चर होने जा रहा है और अपने क्लास को शुरू करते हैं। अगले टर्म में जब मिलेंगे तो वह टॉपिक रहेगा आपका नागरिक शास्त्र। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है वह है भारत में महिला आंदोलन की व्याख्या कीजिए। देखिए यहां दे रहा है कि महिला आंदोलन की व्याख्या कीजिए और यह जो आंदोलन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है 19वीं सदी से संदर्भित की बात पूछा जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं कि 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन तथा प्रारंभिक महिला संगठन। महिलाओं के आंदोलन में 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन तथा प्रारंभिक महिला संगठन। अगर देखेंगे तो 19वीं शताब्दी में कुछ समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया था। कुछ ऐसे समाज सुधारक हुए 19वीं सदी में जो महिलाओं के सामाजिक सुधार करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। इसी क्रम के आगे बढ़ते बढ़ते जब हम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखते हैं तो राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर महिला संगठनों की बाढ़ सी आ गई। हमने क्या कहा कि 19वीं शताब्दी में हमारे जो सामाजिक सुधारक थे उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास तो किया गया, उनके द्वारा प्रयास किया गया। और 20वीं सदी जब आता है तो 20वीं सदी के प्रारंभ में ही राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर महिला संगठनों की एक बाढ़ आ गई। कुछ महिला संगठन या संस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें हम नाम लेते ही तुरंत पहचान लेते हैं। कुछ ऐसे संगठन हैं जिनका नाम लेते ही तुरंत हम क्या है उसको पहचान लेते हैं। जैसे है भारतीय महिला संघ 1971 WIA, अखिल भारतीय राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस AIWC 1926, भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय काउंसिल 1925। ये सारे देख रहे हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभ में ये सारे संगठन स्थापित हुए। प्रारंभ में इन संस्थाओं का गठन बहुत ही सीमित दायरे में हुआ था। कालांतर में इसका विस्तार हुआ। अरे मतलब पहले इसका जो दायरा था वो बहुत सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इस संगठनों का विस्तार हुआ। उदाहरण के रूप में आरंभ में अखिल भारतीय महिला सभा का उद्देश्य महिला कल्याण था। इसका सिर्फ उद्देश्य था महिला कल्याण। अखिल भारतीय महिला सभा का उद्देश्य क्या था? केवल महिला का कल्याण था और राजनीति से वह बहुत दूर थी। महिलाओं के कल्याण को लेकर इसका एक सीमित दायरा था और इस सीमित दायरे में करने मतलब इनका राजनीति से बहुत लेना देना नहीं था। केवल इनका उद्देश्य था कि महिला का कल्याण करना। कुछ वर्षों बाद इस सभा के मंच से अध्यक्षीय भाषण में यह उद्गार प्रकट किए गए, क्या भारतीय पुरुष या स्त्री स्वतंत्र कहे जा सकते हैं? इस मंच के
अध्यक्ष के द्वारा इस मंच की अध्यक्षता में यह बात प्रकट हुआ कि क्या भारतीय पुरुष या स्त्री स्वतंत्र कहे जा सकते हैं? यदि भारत गुलाम रहे, हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जो कि समस्त महान सुधारों का आधार है, के बारे में मौन कैसे रह सकते हैं? क्या भारतीय पुरुष या स्त्री स्वतंत्र कहे जा सकते हैं? यदि भारत गुलाम रहे, हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जो कि समस्त महान सुधारों का आधार है, के बारे में हम मौन कैसे रह सकते हैं? महिलावादी आंदोलन की दूसरी लहर की शुरुआत 1960 के दशक से मानी जाती है। महिला 20वीं शताब्दी के में इस आंदोलन का, हमने कहा कि बाढ़ सी आ गई, कई महिला आंदोलन, कई महिला संगठन स्थापित हुए, और महिला संगठन जो स्थापित हुए थे उसका कार्य बच्चों बहुत सीमित था, लेकिन इसके दायरे बढ़ते गए। और अब देखिए कि महिला आंदोलन का जो दूसरी लहर चलती है, उसकी शुरुआत मानी जाती है 1960 के दशक से। अब 1960 के दशक से महिला आंदोलन की दूसरी लहर स्वीकार की जाती है या मानी जाती है। ब्रिटेन तथा अमेरिका में महिलावाद को प्रश्रय नववामवाद में आया। यहां देखिए, ब्रिटेन तथा अमेरिका में महिलावाद को प्रश्रय नववामवाद में भाग लेने वाली स्त्रियों द्वारा भी मिला। वामवाद द्वारा भी इन्हें यह महिलावाद को कहा जाए कि ब्रिटेन तथा अमेरिका में महिलावाद को नववामवाद में भाग लेने वाली स्त्रियों द्वारा भी मिला। वामवाद से संबंधित विचारधाराओं की महिलाओं ने भी इस स्वीकार किया। अपने पुरुष साथियों द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार से प्रताड़ित होकर विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। अपने पुरुष साथियों द्वारा उनके साथ जो व्यवहार किए, उससे दुखी होकर के वह विद्रोह का झंडा लहरा दिए। ब्रिटेन के कामकाजी महिलाओं द्वारा समान वेतन के लिए हड़ताल की गई। ब्रिटेन की जो कामकाजी महिलाएं थी, वह कामकाजी महिलाओं के द्वारा यह माना गया कि समान वेतन, पुरुष और स्त्रियों में क्या मिलना चाहिए, समान वेतन के लिए हमें भी क्या मिलना चाहिए। अगर कार्य के नेचर एक जैसे हैं और कार्य की सहभागिता एक ही, पुरुष और स्त्री के नाम पर भेद नहीं होना चाहिए, उनके वेतन कैसे मिलने चाहिए, समान। इसको लेकर वो हड़ताल कर गई। महिलावादी आंदोलन की इस दूसरी लहर ने ही वास्तव में आधुनिक नारी मुक्ति आंदोलन की नींव रखी। आधुनिक मुक्ति आंदोलन की नींव रखी इसे अब, और यह नींव एक तीसरी लहर के रूप में मानी गई। इस आंदोलन का लक्ष्य स्त्रियों के लिए पुरुषों के समस्थित अधिकार, सम्मान और उन्नत के अवसरों के लिए सक्रिय संघर्ष करना रहा। अब देखेंगे कि यह आंदोलन जो नारी मुक्त आंदोलन का लहर तीसरा चला, इसका मुख्य लक्ष्य था कि पुरुष के समक्ष स्त्रियों का जो स्थित है, अधिकार है, सम्मान है और उन्नति के अवसरों के लिए सक्रिय रूप से ये कहा जाए, सक्रिय भी हो गई। अब संघर्ष इनका बन गया कि हमारी अधिकार, हमारे सम्मान, हमारी उन्नति के अवसर होने चाहिए, मिलने चाहिए। इस प्रकार के सक्रिय आंदोलन के साथ
महिलाओं की समस्याओं पर महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए लेखन कार्य पर बल दिया गया। अब महिलाओं की जो आम समस्याएं थी, जहां महिलाएं आपस में पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित संघर्ष महसूस कर रही थी, द्वेम दर्जे से की महसूस कर रही थी, मेरे साथ पुरुषों के द्वारा केवल एक काम करने वाली नारी से की सदृश एक घर की चाल दीवारी के भीतर रहने वाली महसूस किया जा रहा था, उससे निकल करके महिला के द्वारा महिलाओं के लिए वो अपने लेखन कार्य पर बल दिया। अब महिला के द्वारा महिलाओं की जो लेखिकाएं हुई, वो अपनी समस्याओं को उभारा, अपनी लेखन के माध्यम से ऐसी समस्याओं को उभारने का प्रयास किया। महिलाओं से संबंधित जिन विषयों को पहले एक सामान्य घटना मानकर उपेक्षा की जाती थी, महिला से संबंधित जिन विषयों को पहले एक सामान्य घटना मानी जाती थी, उनका ये रहन सहन, उनका पुरुषों का आदि जो अधिकार था, वह एक सामान्य घटना के रूप में स्वीकार की जाती थी। उन विषयों पर लेखन सामग्री को बहुत महत्व दिया गया। महिलाओं से संबंधित इस साहित्य को आजकल महिला अध्ययन के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में व्यवसाय कार्य, बलात्कार, मातृत्व, लोकप्रिय संस्कृत आज जैसे विषयों पर काफी कार्य हुआ। महिला लेखन के द्वारा कहा जाए, लेखन सामग्री को महत्व दिया गया। महिलाओं की, पढ़ी लिखी महिलाओं के द्वारा महिलाओं की समस्याओं को उभारा गया। इससे संबंधित साहित्य को आजकल महिला अध्ययन के नाम से जाना जाता है। इनसे संदर्भित जो साहित्य है उसे किसके नाम से जाना जाता है? महिला अध्ययन के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में व्यवसाय कार्य, बलात्कार, मातृत्व, लोकप्रिय संस्कृति जैसे विषयों पर काफी कार्य हुआ। इस पर काफी कार्य किए गए। 1947 के बाद महिला आंदोलन। अब हमको क्या देखना कि जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद महिला आंदोलन का रूप क्या रहा। तो 1947 से पहले महिला आंदोलन एक अति सक्रिय आंदोलन था। 1947 के पहले महिला आंदोलन काफी सक्रिय आंदोलन था। तो बाद में इस आंदोलन का क्या हुआ, यह मुद्दा प्रायः उठाया जाता रहा कि भाई 1947 से पहले बहुत सक्रिय आंदोलन था, लेकिन 1947 के बाद इस आंदोलन का क्या हुआ, यह मुद्दा प्रायः उठाता, प्रश्न बन करके आता रहता कि यह आंदोलन जो चल रहा था उसका क्या हुआ। इस संबंध में कुछ विद्वानों का यह कहना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली बहुत सी अग्रणी महिलाएं राष्ट्र निर्माण की महती कार्य से जुड़ गई थी। महिला आंदोलन से संदर्भित बात कहा जाता है कि 1947 से पहले जो यह आंदोलन महिला संगठनों के द्वारा उठाए जा रहे थे, महिला लेखिकाओं के द्वारा उठाए जा रहे थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, ऐसी बहुत सी सारी महिलाएं जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई थी, वह अब स्वतंत्रता के बाद वैसी महिलाएं राष्ट्र निर्माण के कार्यों में जुड़ गई और कुछ भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाने से इस कार्य से विमुख हो गई। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो कुछ पाकिस्तान में चली गई थी। इसलिए भारत में महिला आंदोलन कुछ समय के लिए क्या हुआ, ठहर गया था। 1970 के दशक में के मध्य में जाकर भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। महिला आंदोलन का नवीनीकरण कब हुआ? 1970 के दशक में जाकर। इसे भारतीय महिला आंदोलन का दूसरा दौर माना जाता है। महिला आंदोलन के इसी क्रम में 1970 का दशक नारी के विकासशील मुद्दों का केंद्र बना। देखा जाए तो महिला आंदोलन के इस क्रम में 1970 का जो दशक है, नारी के विकासशील मुद्दों का केंद्र कल्याण पर आधारित था। 1970 का दशक जो था वह नारी के विकासशील मुद्दों का केंद्र क्या था?
उनका कल्याण, उनके विकास का मुद्दा क्या था कि उनका कल्याण पर आधारित था। और 1980 का दशक नारी के विकास पर आधारित था। फिर 1990 का दशक महिला सशक्तिकरण पर आधारित था। महिला आंदोलन के इस क्रम में अगर देखा जाए तो 1970 का जो दशक है वो नारी विकास के मुद्दों का केंद्र क्या था? उनका कल्याण। 1980 का दशक नारी के विकास पर आधारित था। 1990 का दशक देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण पर आधारित था। 21वीं शताब्दी में नारी उत्थान के मुद्दों में सर्वाधिक बहस महिला आरक्षण विधेयक। अगर 21वीं सदी में नारी उत्थान के मुद्दे पर सर्वाधिक बहस हुआ तो वह क्या था? महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हुई। इसके अंतर्गत महिलाओं को विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत आदि राजनीतिक संस्थाओं में 33% प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है, जिससे महिलाओं को अधिकाधिक राजनीतिक संस्थाओं में भागीदार बनाया जा सके। इतना दिया गया जिससे इन्हें अधिक से अधिक रूप से राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। इतना सब कुछ होते हुए आज भी इस पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक माने पुरुष प्रधान समाज में, चाहे वे नगर हो या गांव, महिलाएं भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, यौन शोषण, शारीरिक उत्पादन, मानसिक प्रताड़ना और बलात्कार जैसे दानों से घिरी हुई हैं। इतना होने के बाद, महिला आरक्षण विधेयक बिल लाने के बाद, पास होने के बावजूद भी, प्रयास के बावजूद भी आज भी अगर महिलाओं की स्थिति पर हम लोग नजर रखें, महिलाओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें तो भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज, यौन शोषण, शारीरिक उत्पादन, मानसिक प्रताड़ना और बलात्कार जैसे दानों से घिरी हुई है। महिलाएं केवल इस आधार पर भेदभाव का शिकार होती आई हैं कि वे महिलाएं हैं। महिलाओं का भेदभाव समाज में जो केवल महिला होने के नाते हो रहा है, यह बिल्कुल कहा जाए एक परिपक्व समाज के लिए बड़ा ही चिंतनीय विषय है। महिलाएं केवल इस आधार पर भेदभाव का शिकार होती हैं कि वे महिलाएं हैं या नीच जातियों से संबंध है। उन्हें महिला मान करके, नीच जात से संबंध मान करके वे इसका शिकार होती रही हैं। तो महिलाओं से संदर्भित प्रश्न था। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है कि जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा जनजातियों के लिए किए गए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। अथवा जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? भारत में इसके विभिन्न स्वरूपों की विवेचना कीजिए। ये देखिए 2024, 21 और 24 में आपके विभिन्न जिलों से पूछे गए प्रश्नों का हल है। मंडलों से जो यहाँ दिया गया है नेचर की 2024 का हम यहाँ सलूशन दे रहे हैं। यह सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं 2024 में। तो चलिए पढ़ते हैं। किससे संबंधित आंदोलन है? जनजाति। हेडिंग क्या डालेंगे? जनजाति आंदोलन। भारतीय समाज एवं संस्कृति को जनजातियां निराली छप प्रदान करती। पहला देखिए लिखा गया, भारतीय समाज एवं संस्कृति को जनजातियां निराली छप प्रदान करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वह 10.43 करोड़ है, जो कुल संख्या का लगभग 8.6% भाग है। इन्हें गिरिजन, आज इन जनजातियों को किन नामों से जाना जाता है? गिरिजन, वनवासी, जनजाति, आदिवासी, आदिम जाति आदि के नाम से पुकारा जाता था। भारतीय समाज एवं संस्कृति को जनजातियों की निराली छप प्रदान करती है। जहां वहीं यह ध्यान दीजिएगा
इन जनजातियों को किन नामों से? गिरिजन, वनवासी, जनजात, आदिवासी, आदिम जात से पुकारा जाता था। स्वतंत्रता के बाद आते हैं, देखें भारतीय संविधान की धारा 242 के अनुसार, धारा कितने? 242 के अनुसार इनको अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में समाविष्ट किया गया। 242 के अनुसार इनको अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में समाविष्ट किया गया। इनके अनुसार संविधान की 5वीं अनुसूची, कौन सी? 5वीं, 6ठी अनुसूची भी है, लेकिन 6ठी अनुसूची केवल पूर्वोत्तर के राज्यों की है। कहां के हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा की जनजातियों से हैं, पर्टिकुलर वहां की जनजाति। लेकिन के अनुसार संविधान की 5वीं अनुसूची में कुल 427 आदिवासी जातियों को इस श्रेणी में रखा गया है। कितना? 427 आदिवासियों को 5वीं अनुसूची में रखा गया है। जनजाति जनसंख्या का लगभग 85% भाग मध्य भारत, अर्थात 85% भाग कहां? मध्य भारत अर्थात पश्चिम, गुजरात और राजस्थान तक, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक, मध्य में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भाग आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। यह इनका ब्यौरा है जहां जहां ये निवास करते हैं। जनजाति जनसंख्या के शेष 15% भाग में से 11% जनसंख्या उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर में निवास करती है। बाकी 4% जनजाति जनसंख्या शेष भारत अन्य दुर्गम स्थानों में रहते हैं। यह इनका रहने का एरिया बताया गया कि ये लोग कहां कहां कैसे रह रहे हैं। समय के प्रवाह के साथ अनुसूचित जनजातियों के लोग भी आर्थिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया से प्रभावित होते रहे। भाई, आर्थिक विकास और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं से भी ये लोग प्रभावित होते रहे। इसके फलस्वरूप कई ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं जो आदिवासी लोगों को रुचिकर न लगने के कारण उनका विरोध कारण भी बनी है। विरोध की यह प्रक्रिया आदिवासी आंदोलन या जनजातीय आंदोलन के रूप में अलग अलग प्रदेशों में औपनिवेशिक काल से ही चली आ रही है। यहां कहा गया कि समय के साथ अनुसूचित जातियों के जहां आर्थिक विकास हो रहे हैं, लगातार सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों की प्रक्रियाओं से ये लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन इन परिवर्तनों से प्रभावित होने के बावजूद भी कुछ ऐसे कंडीशन, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिसको आदिवासियों के द्वारा समय समय पर विरोध भी किया गया है और समय समय पर इसका विरोध भी उनके द्वारा किया गया। और विरोध की यह प्रक्रिया आदिवासी आंदोलन या जनजातीय आंदोलन के रूप में अलग अलग प्रदेशों में देखा जाए तो अलग अलग प्रदेशों में यह चलाया गया। जनजातीय आंदोलन में से अधिकतर आंदोलन, अगर हम इनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों का जिक्र करते हैं तो देखा ये जनजातीय आंदोलन में अधिकतर जो आंदोलन है वह मध्य भारत के तथाकथित जनजातीय पट्टी में स्थित रहे हैं, जैसे छोटा नागपुर, संथाल परगना, संथाल, हो, ओरांव, मुंडा, यहां के लोगों के द्वारा जनजातीय आंदोलन चलाए गए। वैसे तो इतिहास में अनेक जनजातीय आंदोलन का उल्लेख किया गया है, लेकिन हम यहाँ झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में हुए कुछ प्रमुख जनजातीय आंदोलन की चर्चा, भारत में तमाम ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जहां से राष्ट्रीय आंदोलन के समय ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां औपनिवेशिक काल में
इनके द्वारा आंदोलन किए गए हैं, चलाए गए हैं, और जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे उससे विमुख होकर के इनके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया है। लेकिन यहां पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं केवल झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में जो जनजातीय आंदोलन किए गए हैं, चलाए गए हैं, उन्हीं का यहां पर जिक्र होने जा रहा है। तो यहां कौन से जनजातीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दे क्या बनते हैं, जनजातियों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए औपनिवेशिक या स्वतंत्रता के बाद, इनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? इनका प्रमुख मुद्दा है वन भूमि से विस्थापन को रोकना, वन भूमि से इन्हें अलग जगह पर ले जाना या विस्थापन से रोकना, वन उत्पादों के राष्ट्रीयकरण का बहिष्कार, यह इनका प्रमुख मुद्दा रहा। झारखंड में, भारत में झारखंड आंदोलन लगभग 7 दशक पुराना है। 1938 में बिहार में आदिवासियों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पुनर्जागरण के लिए, राष्ट्रीय पुनर्जागरण के लिए आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। यहां देखिए झारखंड आंदोलन कितना पुराना है, लगभग बताया जा रहा है 7 दशक पुराना है, और लगभग 1938 में बिहार में आदिवासियों ने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पुनर्जागरण के लिए आदि महासभा की स्थापना की गई। 1938 में आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। और क्यों की गई? सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पुनर्जागरण के लिए यह महासभा की स्थापना की गई। उनके अंतर्गत भी जागरण हो, वो भी सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव के साथ बदलें, उनमें भी रहन सहन का स्तर उच्च हो, इसके लिए आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। वैसे इस आंदोलन के पूर्व प्रवर्तक बिरसा मुंडा थे। आदिवासी महासभा जो था इसके पूर्व प्रवर्तक कौन थे? बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने 1895 में मुंडा जनजाति के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें सिंह बोगा देवी ने, मुंडा जनजाति के लोगों का आह्वान करते हुए कौन? बिरसा मुंडा ने कहा कि सिंह बोगा देवी ने सपनों में मुंडा जनजाति की मुक्ति का संदेश दिया है। मुंडा जनजाति की मुक्ति का संदेश दिया था। वे एक करिश्माई नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासी समाज के एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने एक विद्रोह का नेतृत्व भी किया। उन्होंने हिंदू तथा ईसाई धर्म का प्रचंड विरोध किया। बिरसा मुंडा हिंदू तथा ईसाई धर्म का प्रचंड रूप से क्या किया? विरोध किया। इतना ही नहीं बल्कि शोषणखोर जमींदारों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध शस्त्र उठाया। जहां ये बिरसा मुंडा जी हिंदू और ईसाई धर्म का विरोध किया, वहीं शोषणखोर जमींदार जो शोषण पर तुले हुए थे तथा ठेकेदारों के विरुद्ध शस्त्र उठाया। उनकी मृत्यु के बाद बिरसा आंदोलन आदिवासियों का एक प्रमुख प्रतीक बन गया। अब पूरे झारखंड में उनके बारे में अनेक कहानियां और गीत बड़े लोकप्रिय हैं। बाद में यह आंदोलन आदिवासियों की स्वतंत्रता का आंदोलन बन गया। अलग अलग राज्य की मांग को लेकर यह आंदोलन कई वर्षों तक चलता रहा। अतः 2000 में दक्षिण बिहार से काटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य की स्थापना हुई। बिहार से काट करके एक अलग राज्य स्थापित किया, वह कौन? झारखंड। पूर्वोत्तर झारखंड का हो गया। अब हम किसको देख रहे हैं? पूर्वोत्तर। झारखंड में बिरसा मुंडा के द्वारा आदिवासियों को हिंदू धर्म, ईसाई धर्म के खिलाफ और शोषणकारी, संयतकारी जो शोषणकारी व्यवस्थाएं थी, जो ठेकेदार थे, जमींदार के द्वारा, इनके विरुद्ध बिरसा मुंडा के द्वारा आंदोलन किया गया। आते हैं पूर्वोत्तर में। ब्रिटिश शासन काल में जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों
जनजाति जो क्षेत्र है वहां ईसाई मिशनरियों के बेरोक टोक प्रवेश ने जहां एक और जनजातियों के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति आदि में सुधार किया। भाई ईसाई मिशनरियां आई तो इनके ऊपर रोक टोक नहीं था, वे जनजाति क्षेत्रों में आती जाती थी और उनके बेरोक टोक प्रवेश से उनके जनजातियों में शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति में सुधार किया, उनके द्वारा सुधार भी किया गया। वहीं दूसरी ओर उनमें इस देश की मूल संस्कृत व्यवस्था आदि के प्रति घोर असंतोष भी उत्पन्न किया। जहां ब्रिटिश ईसाई मिशनरियां आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश करके उनका उस क्षेत्रों में बेरोक टोक, जहां वो जनजातियों के लिए सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार किया, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ईसाई मिशनरियों ने इस देश की मूल संस्कृत व्यवस्था के प्रति, इस देश की जो मूल संस्कृत, इस देश की जो मूल व्यवस्थाएं थी उसके प्रति इन आदिवासियों में घोर असंतोष भी उत्पन्न किया। ईसाई मिशनरियों के द्वारा दोनों का सामाजिक, आर्थिक, भाई जाते थे, उनके द्वारा यह सुधार किया गया, लेकिन अपनी मूल संस्कृति के खिलाफ उनके अंदर असंतोष भी उत्पन्न किया। अंग्रेजी पढ़े लिखे जनजाति युवकों में देशभक्ति, राष्ट्रीयता आदि की भावनाएं शिथिल पड़ गई। अंग्रेजी जो पढ़े लिखे जनजाति युवक थे उनमें देशभक्ति और राष्ट्रीयता आदि की भावनाएं शिथिल पड़ गई। शिक्षित जनजाति लोगों ने भारत से अलग स्वतंत्र प्रदेशों और देश की मांग भी प्रारंभ कर दिया। इसके लिए उन्होंने देश के बाहर और अंदर रहकर आंदोलन व तोड़फोड़ की कार्रवाइयां भी की। धीरे धीरे भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत अनेक जनजातीय राज्यों का निर्माण हुआ। वह जनजातीय राज्यों में जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि पूर्वोत्तर जनजातीय आंदोलन के उदाहरण हैं। यह दृश्य हमें पुनः भारत में हुए पुराने और नए सामाजिक आंदोलन का स्मरण कराता है। यह दृश्य जो हम देख रहे हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये पूर्वोत्तर के जो जनजाति राज्य हैं, यह हमें इंगित करते हैं, हमें बताते हैं कि यह हमें पुनः भारत में हुए पुराने और नए सामाजिक आंदोलनों का क्या करते हैं, स्मरण दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार बताइए। सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों की विवेचना। सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। सामाजिक आंदोलन का अर्थ आइए इसे समझते हैं। लिखना है आपको किस रूप में, यहां पर देखिए पूरी तरह से बताया गया, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक आंदोलन परिभाषा में क्या दे दिया गया। सामाजिक आंदोलन का अर्थ है ना, सामाजिक आंदोलन का अर्थ। अब सामाजिक आंदोलन ऐसे लोगों के समूह है जो उन चीजों के बारे में समान विचार साझा करते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक आंदोलन क्या है, एक ऐसा समूह है लोगों का जो उन चीजों के बारे में, उन व्यवस्थाओं के बारे में, एक सामान किसी भी चीज के बारे में जहां समान विचार साझा करते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। विरोध करके, वकालत करके या भाषण देकर अभियान चलाते हैं। प्रायः ये परिवर्तन समाज, राजनीति या अर्थव्यवस्था में होते हैं। किसमें यह परिवर्तन कहां, तो सामाजिक आंदोलन क्या है, एक ऐसा विचार है जो किसी एक व्यवस्था, एक चीजों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं और वे उनमें से जिसको महत्वपूर्ण मानते हैं, जो अपने लायक मानते हैं या विरोध में मानते हैं तो उसका विरोध करते हैं, उसके लिए वकालत करते हैं, भाषण देते हैं। प्राय परिवर्तन समाज,
राजनीतिक या अर्थव्यवस्था में होते रहते हैं। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा, तो यहाँ परिभाषा दिया जा रहा है हर्बर्ट ब्लूरर महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? हर्बर्ट बूलर महोदय के द्वारा यहाँ परिभाषा दी जा रही है। हर्बर्ट ब्लूरर के अनुसार सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास माने जाते हैं। सामाजिक आंदोलन क्या है? जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए। सामाजिक आंदोलन इसलिए होते हैं, जीवन की एक नई व्यवस्था, नए ढंग से जीने के लिए एक सामूहिक प्रयास माने जाते हैं। इस बात को कह रहे हैं हर्बर्ट ब्लूमर महोदय। दूसरे हैं विचारक अर्नाल्ड एम एच के अनुसार ये कह रहे हैं सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या एक औपनिवेशिक संगठन को कहते हैं जो सामाजिक लक्ष्य के लिए होते हैं। एक ऐसा व्यक्तियों का समूह जिनका एक क्या होता है? सामाजिक लक्ष्य होता है। अनेक व्यक्तियों का प्रभावशाली संस्कृत संकुलों, संस्थाओं अथवा विशिष्ट वर्गों को समाज में संशोधित या स्थानांतरित करने का एक सामूहिक प्रयास है। सामाजिक आंदोलन क्या? एक सामूहिक प्रयास है। बर्नार्ड फिलिप्स के अनुसार हम एक सामाजिक आंदोलन की परिभाषा एक समूह द्वारा वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने, बर्नार्ड फिलिप्स कहते हैं एक समूह द्वारा वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था हो उसको परिवर्तित करने अथवा प्रभावित करने के उद्देश्य से एक सामूहिक कार्य के रूप में कर सकते हैं। बर्नार्ड फिलिप्स ने कहा, क्या कहा? यह एक सामाजिक आंदोलन जो है एक ऐसा आंदोलन है व्यक्तियों के समूहों का जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को, जो वर्तमान में सामाजिक व्यवस्था है, इसको परिवर्तित करने अथवा प्रभावित करने के लिए एक सामूहिक कार्य है के रूप में कर सकते हैं। सामाजिक आंदोलन के कारण कौन है? पहला कारण दिया जा रहा है सामाजिक विघटन। सामाजिक आंदोलन के कारण क्या हो जाते हैं? सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन समाज के विभिन्न वर्गों की स्थितियों और कार्यों की अव्यवस्था को कहते हैं। सामाजिक विघटन क्या है? समाज में जितने भी वर्ग हैं उनकी स्थितियों और कार्यों का, समाज में वर्ग हैं, वर्गों की स्थितियों और कार्यों का विघटन या कार्यों की अव्यवस्था को कहते हैं। यही कार्य की उनकी अव्यवस्था करना, यही क्या है? यही अव्यवस्था ही क्या है? सामाजिक विघटन। विभिन्न वर्गों की स्थितियों और कार्यों का विघटन जो कर रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं जो उनकी जानी जाती हैं, उनको तोड़ मरोड़ करना ही क्या है? सामाजिक विघटन। इससे असंतोष उत्पन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक आंदोलन जन्म लेते हैं। जब उनके कार्यों की, उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी परंपराओं, कल्चरों को हम तोड़ते हैं, किसी भी वर्ग के, समाज में विभिन्न वर्ग हैं, तो उनमें असंतोष होता है और जब यही असंतोष का कारण बनता है तो वो यही बन जाता है क्या? सामाजिक विघटन होते हैं और यही कारण सामाजिक आंदोलन का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरा, स्थिति की विषमता। समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति में अत्यधिक विषमता दिखी है। समाज में व्यक्तियों की स्थिति, समूहों की स्थिति आप कहिए, इनकी स्थितियों में अक्सर क्या दिखाई देती है? विषमता दिखाई पड़ती है। तो निम्न स्थिति के लोग में, अब भाई स्थितियों में अगर किसी समाज में व्यक्तियों की स्थितियां भिन्न भिन्न हैं तो जिसकी स्थिति भिन्न भिन्न में उच्च हो, बहुत निम्न हो, तो जिसकी स्थिति निम्न स्थिति में होगी उनके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? उनके अंदर असंतोष उत्पन्न होता है और वामपंथी, दक्षिणपंथी आंदोलन जन्म लेते हैं। और जिसके अंदर असंतोष होगा तब वहीं पर वामपंथी और दक्षिणपंथी आंदोलन जन्म लेते हैं। वर्ग चेतना। कार्ल मार्क्स
वर्ग चेतना के संदर्भ में कार्ल मार्क्स का कथन है कि सामाजिक विकास का इतिहास जो है, सामाजिक का विकास का जो इतिहास है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स कहते हैं सामाजिक विकास का जो इतिहास है वह वर्गों का संघर्ष, वर्ग के संघर्ष का इतिहास है। वह आंदोलन को, सामाजिक आंदोलन को मार्क्स क्या मानते हैं? वर्ग संघर्ष मानते हैं, जो कि वर्ग चेतना का परिणाम है। सामाजिक विकास को क्या मानते हैं? वह मानते हैं कि सामाजिक विकास का जो इतिहास है, समाज के जो विकास की गाथा है, वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और वह आंदोलन को वर्ग, इसीलिए क्या कहते हैं? वर्ग संघर्ष का नाम देते हैं। और कहते हैं कि जो वर्ग संघर्ष कहते हैं, जो कि यह वर्ग संघर्ष होता क्योंकि वर्ग चेतना का परिणाम है। जब शोषित, वर्ग चेतना का मतलब जब शोषित वर्ग में क्या आ जाएगा? वर्ग चेतना तीव्र हो जाती है। जब शोषित वर्ग के अंतर्गत वर्ग चेतना तीव्र हो जाती है तो शोषक वर्ग के उन्मूलन के लिए क्रांतिकारी आंदोलन छिड़ जाते हैं। यह वर्ग चेतना है। वर्ग संघर्ष क्या है? वर्ग चेतना है। और वर्ग सामाजिक, यहां क्या करा? सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास का इतिहास क्या है? वर्ग संघर्ष है। और वर्ग संघर्ष होता क्या है? जब वर्ग चेतना आएगी, वर्ग चेतना जब आएगी तो उसमें जो शोषक वर्ग होगा उसके खिलाफ लोग आंदोलन पर आ जाते हैं, छेड़ देते हैं। सामाजिक आदर्श, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन कुछ सामाजिक आदर्शों को स्थापित करना चाहता है। सामाजिक आंदोलन हमेशा ध्यान दीजिएगा, वो एक आंदोलन इसीलिए होता ही क्योंकि उसमें सामाजिक आदर्श को स्थापित किया जाए। इस प्रकार सामाजिक आदर्श सामाजिक आंदोलन के महत्वपूर्ण कारण हैं। उपरोक्त समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण सामाजिक आंदोलन के समाजशास्त्री पहलू को स्पष्ट करता है, किंतु इससे अन्य पहलुओं की व्याख्या नहीं होती। अस्तु यह स्पष्टीकरण संसार के सभी देशों में सभी आंदोलन की व्याख्या नहीं कर सकता। अगर आप कहेंगे कि जो यह व्याख्या किया जाए वह समाज के सभी वर्गों के लिए या अन्य सभी हर जगह एक जैसे लागू होंगे तो ऐसा संभव नहीं है। सामाजिक आंदोलन के प्रकार, सामाजिक आंदोलन का जब प्रकार पढ़ते हैं, देखिए डेविड एवरले ने सामाजिक आंदोलन के 4 प्रकार बताए। कौन? डेविड एवरले सामाजिक आंदोलन के 4 प्रकार बताए। उनमें पहला है वैकल्पिक, मुक्तदली, सुधारात्मक, क्रांतिकारी बताया। वैकल्पिक आंदोलन क्या है? इन्होंने बताया कि आमतौर पर ऐसे आंदोलन जो आत्म सुधार एवं व्यक्तिगत मान्यताओं और व्यवहार में सीमित विशिष्ट परिवर्तनों पर केंद्रित होती हैं। वैकल्पिक आंदोलन क्या है? जो आत्म सुधार, व्यक्तिगत मान्यताओं और व्यवहार में सीमित विशिष्ट परिवर्तनों पर केंद्रित है। इनमें अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग और प्लान्ड पेरेंटहुड जैसी चीजें शामिल हैं। मुक्त आंदोलन, कभी कभी मुक्त आंदोलन, इसे धर्म आंदोलन भी कहा जाता है, मुक्त आंदोलन कहा जाता है। मुक्त आंदोलन अर्थ की तलाश है। मुक्त आंदोलन क्या है? एक अर्थ लेकर आता है जिसकी तलाश करता है, जो आबादी के एक विशिष्ट वर्ग पर केंद्रित है और उनका लक्ष्य व्यक्तियों में आंतरिक परिवर्तन। मुक्त आंदोलन क्या है? व्यक्तियों में आंतरिक परिवर्तन या आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना है। मुक्त आंदोलन क्या है? व्यक्तियों का आंतरिक परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है। कुछ संप्रदाय इस श्रेणी में आते हैं। सुधारात्मक सामाजिक आंदोलन सामाजिक संरचना के बारे में कुछ विशिष्ट परिवर्तन करना चाहते हैं। वे अधिक सीमित परिवर्तन चाह सकते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य पूरी आजादी है। पर्यावरण आंदोलन, महिला मताधिकार आंदोलन और अधिक समकालीन बाय नथिंग डे जो ब्लैक फ्राइडे के व्यापक उपभोक्तावाद का विरोध करते हैं। सुधारात्मक आंदोलन के ये सारे क्या हैं? उदाहरण हैं जो सुधारात्मक आंदोलन के लिए जाने जाते हैं।
क्रांतिकारी आंदोलन समाज के हर पहलू को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन क्या है? ये समाज की पूरी व्यवस्था को ही बदलने का प्रयास करते हैं। उनका लक्ष्य पूरे समाज को नाटकीय तरीके से बदलना। उदाहरण के लिए इसमें नागरिक अधिकार आंदोलन, साम्यवाद को बढ़ावा देने जैसे राजनीतिक आंदोलन इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जनजातियों की समस्याओं के निराकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? यहाँ आपको क्या बताता है कि जनजातियों की समस्याएं जो भरी हैं उनके लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जनजाति विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सरकार द्वारा समय समय पर जनजातियों के हितार्थ अनेक कदम उठाए गए हैं जो निम्नलिखित। संविधान के पन्नों को देखें तो जहां एक तरफ अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 17 में समाज के किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है। तो वहीं नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 46 में राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की व्यवस्था, उनके हितों की रक्षा करे। यह जनजाति विकास के लिए सरकार के द्वारा या सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत या संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो, इसके लिए 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पृथक राष्ट्रीय के संशोधन के द्वारा 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति, पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। संविधान में जनजातियों की राजनीतिक हितों की भी रक्षा की गई है। उनकी संख्या के अनुपात में संसद, राज्यों की विधानसभा, पंचायतों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। यहाँ विधानसभा पंचायतों में इनके लिए भी स्थान आरक्षित किए गए। संवैधानिक प्रावधान के अलावा ये तो संवैधानिक प्रावधान प्राप्त हुए हैं उन्हें, इसके अलावा भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें सरकार जनजातियों के हितों को अपने स्तर पर देखती है। इनमें शामिल है सरकारी सहायता अनुदान, अनाज बैंकों की सुविधा, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था, मसलन छात्रावासों का निर्माण और छात्रवृत्ति की उपलब्धता, अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना और सांस्कृतिक सुरक्षा मुहैया कराना। यह संवैधानिक प्रावधानों के अलावा इन्हें सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार की योजनाएं दी जा रही हैं। इन्हीं पहलों का परिणाम है कि जनजातियों की साक्षरता दर जो 1961 में 10.3% थी, 2001 में इन जनजातियों की साक्षरता का जो स्तर है 60.41%, 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 66.1% तक बढ़ गई है। नशाखोरी ने इस आदिवासियों के पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। प्रत्येक आदिवासी परिवार उत्सव, त्योहार, विवाह आदि उत्सवों पर खूब शराब, गांजा, भांग, अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। शराब पीने से उनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। उनकी आर्थिक स्थिति समस्या का निवारण इनका जाना जाए कि आदिवासियों की समस्याओं के निवारण का क्या प्रयास है। उपयोजना क्षेत्र में जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांप्रदायिक उत्थान के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी अनवरत प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन प्रयत्नों में क्षेत्र के विकास की योजनाएं, सामुदायिक विकास की योजनाएं, शैक्षिक योजनाएं, व्यक्तिगत विकास की योजनाएं सम्मिलित हैं। क्षेत्रीय विकास की योजनाओं में सड़कों का निर्माण कार्य, सिंचाई के साधन जैसे वाहन इनकी, तालाब आदि का निर्माण, विद्युतीकरण, शिक्षा का विस्तार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, लघु
व कुटीर उद्योगों की स्थापना आदि योजनाएं शामिल हैं। सामुदायिक विकास की योजना के अंतर्गत जनजाति विकास विभाग द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिससे जनजाति समुदाय के समूहों को लाभ प्राप्त होता है। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के अंतर्गत ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं जिससे जनजाति के परिवारों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो और उनकी गरीबी दूर होती है तथा आय में वृद्धि होती है। उनमें से मुख्य योजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं। इनके अंतर्गत जो योजनाएं हैं वो नाम, जैसे विस्फोटक के माध्यम से कृषि कुएं गहरे करना, साग सब्जी उत्पादन योजना, पौधे संरक्षण कार्यक्रम, कृषि यंत्रों का वितरण, जिप्सम खाद का वितरण, रेशम कीट पालन, फल विकास योजना, दुग्ध विकास योजना, मत्स्य विकास योजना, कृषि प्रदर्शन, आवास योजना, आदिवासी नर्सरी योजना, आश्रम छात्रा, ये सारे योजनाएं जो आप देख रहे हैं यह जहां जनजातियों को संवैधानिक तरीके से उनके विकास सुनिश्चित करने की सरकार की योजनाएं हैं, वहीं संवैधानिकता के साथ साथ सरकार की अन्य योजनाएं भी आदिवासी जनजातियों के विकास के लिए कार्य कर रही है। यद्यपि केंद्र द्वारा सरकार द्वारा इनकी समस्याओं के निवारण के लिए निरंतर पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रयास ही है सरकार के द्वारा या सामाजिक संस्थाओं के द्वारा उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी इनकी समस्याओं का पूर्ण निराकरण नहीं हो पाया। इसके लिए कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं जिनसे विद्यमान समस्याओं के निराकरण में कुछ मदद मिल सकती है। यह सारी देखा जाए तो यह जो आदिवासियों या जनजातियों के लिए योजनाएं सरकार के द्वारा दी तो जा रही, लेकिन जिस अनुपात में इनका विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता। इसके लिए कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा दिया गया है, जैसे ऋणग्रस्तता का निवारण। ऋणग्रस्त आदिवासी जनजाति जो ऋण से ग्रस्त हो गए हैं उनके निवारण हेतु जनजातीय क्षेत्र में बीमा एवं बैंकिंग व्यवस्था का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। बैंकों द्वारा जनजातियों के लिए धन जमा करने पर कुछ अधिक ब्याज दिया जाए, यह भी किया जा रहा है। कर्ज लेने पर उनके कुछ काम ब्याज लिया जाना चाहिए जिससे वे लोग साहूकार के चंगुलों से बाहर निकल सके। यह जो साहूकार से पैसा लेकर के अपनी जीविका को चलाते थे, अपने कार्यों को करते थे, इस व्यवस्था से दूर होकर के सरकार ये तमाम सारी योजनाएं उनके लिए दे रही हैं जिससे उन्हें अधिक ब्याज न देना पड़े। दूसरे, सरकार द्वारा साहूकारी प्रथा समाप्त करके इनको जरूरत की सभी वस्तुएं उपभोक्ता भंडार के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे साहूकार के चंगुल में न फंसे। मतलब साहूकारों के द्वारा अगर ऋण से फंस जाता आदमी कहा जाता है कि अगर सूत ले लिया गया है तो सूत देने वाला और लेने वाला लिया तो दिया लेकिन कभी भी उसकी सूत अदा नहीं कर पाता, ब्याज पे। तो सरकार इस योजनाओं को जो साहूकार के द्वारा यह सूत पर पैसे दिए जाते इसको पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया। बेरोजगारी की समस्या का निवारण, इस समस्या के समाधान हेतु गांव में लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए। यह सुझाव है कि हमें पुनः अपनी उस व्यवस्था में पहुंचना चाहिए जो ब्रिटिश के शासन काल में खत्म कर दिए गए थे। अगर हमें यह लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना पर हम जोर दें तो जो बेरोजगार हैं वो अपने रोजगार का सृजन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की व्यवसायों के लिए IITI व अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में आदिवासी युवकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह निर्माण कार्यों में भी आदिवासी मजदूरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह एक सुझाव दिया जा रहा है जिससे जनजातियों की स्थिति में बदलाव हो सके। नशाखोरी का निवारण, सरकार को पूर्ण नशाबंदी लागू कर आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना चाहिए। शिक्षा व जन जागरण अभियान द्वारा नशाखोरी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नशाखोरी पर अगर नियंत्रण पाया जाता है तो इसे वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर उनके अंदर शिक्षा
उनके अंदर विकास के मॉडल को भरा जाएगा, तभी इस पर हम मुक्त पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। परिवहन व संचार सुविधा की समस्या का समाधान, इसी परिवहन और संचार सुविधा, भाई आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत वनों जंगलों में रहने वाले, इनके लिए एक बात सुझाव दिया जा रहा कि इस हेतु गांव और सड़कों से नहीं जुड़े हैं ये लोग, कितनी गांव और सड़कों से नहीं जुड़े हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या है कि इनको इनके गांव को, इनके वनों को, इनके रहने के स्थानों को सड़कों से जोड़ना चाहिए। साथ ही साथ जहां संचार की सुविधाएं नहीं है, उन्हें डाकतार के सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला समस्या, वन संबंधी समस्याओं का समाधान। आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों की कटाई रोकने, उनकी सुरक्षा हेतु जंगल लगाने, उनकी सुरक्षा रख रखाव आदि की जिम्मेदारी आदिवासियों को दी जानी चाहिए। आदिवासियों की सुरक्षा की अगर जिम्मेदारी स्वयं सरकार न लेकर के केवल बल्कि आदिवासियों को ही दे देनी चाहिए, यह है उनकी सुरक्षा का। और जब सरकार के द्वारा या शासन व्यवस्था के द्वारा क्या किया जाता है तो सामाजिक बदलाव आता है, और किसी की सामाजिक और सांस्कृतिक का जब बदलाव आता है तो एक मूवमेंट ऐसा आ जाता है कि वहाँ क्रांति हो जाती है। तो यहाँ का आदिवासियों को ही दे देनी चाहिए। जंगलों की निगरानी है तो ग्रामीण स्तर की समितियाँ बनाई जानी चाहिए, उनको वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। शैक्षणिक स्तर पर सुदृढ़ीकरण, आदिवासी जनजातियों की स्थिति में सुधार तभी होगा जब इनका क्या होगा, शैक्षणिक विकास होगा। इसे सरकार को प्रत्येक राजस्व गांव से एक राजकीय विद्यालय स्थापित करने चाहिए। साथ ही बच्चों के अभिभावक को प्रोत्साहन राशि भी दी जानी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी कॉलेज खोलने चाहिए जहां उनके रहने तथा खाने पीने की सुविधा निःशुल्क होनी चाहिए। साथ ही आदिवासी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए, जिससे उनकी शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो जाए। जब तक हम उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक वो अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे। प्रोत्साहन उनके लिए बहुत ही मस्ट है। चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का प्रचार प्रसार कर उनका विस्तार करना चाहिए। ANM उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक रेफरल अस्पताल की स्थापना की जानी चाहिए जहां पर आदिवासी मरीजों का इलाज निःशुल्क होना चाहिए। यहाँ पूरी प्रश्नों के अंतर्गत यह बात है, अगर यदि हम आदिवासी की व्यवस्थाओं को उनके माध्यम से सुधार करेंगे, उनकी संस्कृति, उनकी व्यवस्थाओं को न तोड़ते हुए समाज के मुख्य धाराओं में जोड़ने का प्रयास करेंगे, तभी उनमें सुधार हो सकता है, अन्यथा नहीं। फिर भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं, अगर 1961 की अभी हमने देखा कि जो घटनाएं थी उससे उनके शिक्षा स्तर, सामाजिक स्तर में सुधार हुए, फिर भी अभी होने के लिए जरूरत है। तो इसी के साथ ही बच्चों आज के क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।